हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर साइंस गुरु द बेस्ट। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करना। बेल आइकन प्रेस करके रखो ताकि हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आज तक आप तक पहुंच जाए। आज की क्लास है सौरमंडल, सूर्य, चंद्रमा, तारामंडल, ग्रह, उपग्रह एवं धूमकेतु यानी सोलर सिस्टम, सौर परिवार पर यह क्लास है। और इस क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एमसीक्यू क्वेश्चंस एंड वन लाइनर क्वेश्चंस। 200 क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके लिए, जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस है और 90 के आसपास वन लाइनर क्वेश्चंस है। ये वही क्वेश्चन है जो अलग अलग कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं। सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिनके आगामी एग्जाम्स में आने के सबसे ज़्यादा चांसेस है। तो वीडियो स्किप नहीं करना है, कंप्लीट वीडियो देखना है। इससे पहले अगर आपको इसी टॉपिक पर थ्योरी की क्लास अगर चाहिए तो इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। 2 क्लास में सोलर सिस्टम पर पहले बना चुका हूँ, वहाँ से आप वो क्लास में देख सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। और ये क्लास में बता देता हूँ आपको कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है रीट लेवल 2 एग्ज़ाम्स 2023 के लिए, रीट लेवल 1 के लिए, सीईटी एग्जाम्स के लिए, आरपीएससी की ईओएमओ और आरएस हाईकोर्ट एलडीसी के लिए, वीडियो आरआरबी एनटीपीसी एसएससी, इन सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आज की, जिनमें ये टॉपिक हो कि सोलर सिस्टम, सौर मंडल से रिलेटेड जिनमें टॉपिक है सिलेबस में, तो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है ये। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए इस क्लास का तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? इनमें से वह कौन सा उपग्रह जो सौर परिवार का या सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है? टाइटन, मिरांडा, चंद्रमा और गैनीमीड। तो देखो मैं आपको बता दूं कि चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है और टाइटन और गैनीमीड, टाइटन जो है वो शनि का है और गैनीमीड जो है बृहस्पति का। तो सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा, उसी का सबसे बड़ा उपग्रह है। तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और उसी का उपग्रह सबसे बड़ा है गैनीमीड, ये सबसे बड़ा उपग्रह है। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सौरमंडल के बाहर सीरियस नामक चमकीले तारे को कहते हैं। सौरमंडल के बाहर एक सीरियस नाम का तारा है, ये चमकीला तारा है, तो इसको क्या कहेंगे? केट स्टार, डॉग स्टार, फोक स्टार या लॉन स्टार। तो देखो सही उत्तर यहाँ पर है डॉग स्टार बी। सीरियस को सबसे चमकीला तारा होता है, सौरमंडल के बाहर है और डॉग स्टार इसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? इनमें से कौन सा तारा है जो हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा है? तो यहाँ पर ऑप्शन है अल्फा सेंचुरी, बीटा सेंचुरी, प्रोक्सिमा सेंचुरी या बर्नार्ड। तो सही आंसर है यहाँ पर प्रोक्सिमा सेंचुरी। ये हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा है। हमारा सौरमंडल जो सूर्य और उसका परिवार है, तो सूर्य खुद एक तारा है। इसके बाद का जो नेक्स्ट तारा है सूर्य के बाद जो सबसे नज़दीक है हमारे सौरमंडल के, तो वो प्रोक्सिमा सेंचुरी है और ऑप्शन सी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा सौर परिवार का सदस्य नहीं है? इनमें से कौन है जो सौर परिवार का सदस्य नहीं है? तो देखो सौर परिवार किन किन से मिलकर बनता है? तो सूर्य, उसके चारों परिक्रमा करने वाले ग्रह, ग्रह के चारों परिक्रमा करने वाले उपग्रह, इनके अलावा धूमकेतु या उल्कापिंड, ये सब सौर परिवार के सदस्य होते हैं। तो देखो क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉइड्स है और धूमकेतु है, ग्रह है, निहारिका नहीं है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा चौथा, निहारिका। अगला प्रश्न देखते हैं पांचवा कि इनमें से कौन सा ग्रह सौरमंडल का नहीं है, यानी हमारे सौरमंडल में इनमें से कौन सा ग्रह नहीं है? तो देखो बुध है, शुक्र है, शनि है, फ्लोरिडा नहीं है। ठीक है, तो सही उत्तर हो गया फ्लोरिडा। अगला प्रश्न है कि सौरमंडल के 4 सबसे विशाल ग्रह अवरोही क्रम में, सौरमंडल के सबसे 4 विशाल ग्रह जो सबसे बड़े हैं वो उनका अवरोही क्रम में कौन सा सीक्वेंस है? ए बी सी डी। सही उत्तर क्या है? तो देखो सबसे विशाल ग्रह, सबसे बड़ा से बड़ा जो ग्रह है वो है बृहस्पति, और बृहस्पति के बाद में 2 नंबर पे है शनि। बृहस्पति के बाद में 2 नंबर पे शनि है और शनि के बाद के जो ग्रह है वो है यूरेनस और नेपच्यून, यानी अरुण और वरुण। ये जो बाएं उपग्रह है, 4 अंदर वाले जो आंतरिक प्लैनेट है, जिसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये 4 है। और उसके बाद जो बाएं ग्रह है वो 4 है, जिसमें है बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, यानी अरुण और वरुण। तो यही सबसे बाहर वाले सबसे बड़े हैं, बृहस्पति, शनि और यूरेनस और नेपच्यून। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारे सौर परिवार के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर आपको 4 स्टेटमेंट दिए, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है हमें पता करना है। तो स्टेटमेंट ए है कि पृथ्वी के संगठन में मुख्य तत्व सिलिकॉन है, और बी है कि हमारे सौरमंडल के सभी ग्रहों में पृथ्वी सघनतम है। सी है कि हमारे सौर परिवार के द्रव्यमान का 75% अंतर्निष्ठ है केवल सूर्य में। और चौथा है कि सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 190 गुना है। तो इनमें से सही स्टेटमेंट कौन सा है? तो सही स्टेटमेंट यहाँ पर है बी, कि हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में
पृथ्वी जो सघनतम है, डेंसर है, सबसे ज़्यादा जो डेंसर है जो है वो पृथ्वी है। बाकी सारे स्टेटमेंट गलत है। पृथ्वी के संगठन में मुख्य तत्व तो सिलिकॉन, ये भी गलत है। सौर परिवार का द्रव्यमान 75% सूर्य के पास है, 99% है, ये भी गलत है। और ये वाला भी गलत है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं कि एक खगोलीय मात्रक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU किसके बीच की औसत दूरी है? सूर्य और पृथ्वी, पृथ्वी और चंद्रमा, बृहस्पति और सूर्य, या प्लूटो और सूर्य? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है उसको खगोलीय दूरी कहते हैं। एक खगोलीय दूरी कहलाती है, यानी एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इसको कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? ऑप्शन है कि 142.7 मिलियन किलोमीटर, या 107.7 मिलियन, या 146.6 मिलियन किलोमीटर, या 149.6 मिलियन किलोमीटर। तो यहाँ पर सही आंसर है डी, 149.6 मिलियन किलोमीटर। सूर्य से पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वो 149.6 मिलियन किलोमीटर है। अगला प्रश्न देखते हैं 10वां कि पारसेक किसके मापन की इकाई है? पारसेक से किसको मापा जाता है? तारकों की सघनता को, खगोलीय दूरी को, या खगोलीय पिंडों की चमक को, या विशालकाय तारों का कक्षीय वेग? पारसेक इकाई से किसको नापा जाता है? तो यहाँ पर सही उत्तर है खगोलीय दूरी को। यह खगोलीय दूरी का मात्रक है पारसेक। ठीक है, प्रकाश वर्ष से नापी जाती है डिस्टेंस को, प्रकाश वर्ष, और प्रकाश वर्ष के साथ साथ ये एक और यूनिट है यहाँ पर पारसेक। तो खगोलीय दूरी का मात्रक है पारसेक। अगला प्रश्न है 11वां कि इनमें से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक निकट है? यानी वह कौन सा तारा है जो पृथ्वी के सबसे अधिक पास में है? अल्फा सेंचुरी, ध्रुव तारा, सूर्य, या लुब्धक? इनमें से वह कौन सा तारा जो पृथ्वी के सबसे ज्यादा नजदीक है? तो देखो, पृथ्वी के सबसे ज्यादा नजदीक जो तारा है वो सूर्य है। सूर्य एक तारा है, और सूर्य के बाद में जो अगला तारा जो पृथ्वी से नजदीक है वो है सेंचुरी, अल्फा सेंचुरी। अगला प्रश्न है कि सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? सूर्य के सबसे बाहर की जो परत है उसको क्या कहते हैं? स्थल मंडल, ये तो पृथ्वी की है, वर्णमंडल, प्रकाश मंडल, या किरीट या कोरोना? ये तीनों सूर्य की परतें, वर्णमंडल, प्रकाश मंडल और किरीट या कोरोना। तो इसमें सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो सबसे बाहरी परत को कहते हैं वर्णमंडल या क्रोमोस्फेयर। वर्णमंडल जो लाल रंग की दिखाई देती है, वर्णमंडल। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सूर्य की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? सबसे ऊपरी परत को इनमें से क्या कहेंगे? क्रोमोस्फेयर, प्रकाश मंडल, रेडियो एक्टिव जोन, या कोरोना, या किरीट? इनमें से सबसे ऊपरी, जो सबसे ऊपर की परत है उसको इनमें से क्या कहेंगे? तो इसका सही उत्तर है कोरोना या किरीट। सबसे ऊपरी परत जो सूर्य की है वो कोरोना या किरीट कहलाती है। अगला प्रश्न है कि सूर्य के चमकीले भाग को कहते हैं, यानी सूर्य का जो चमकीला भाग है उसको हम क्या कहेंगे? फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर, कोरोना, या ट्रोपोस्फेयर? तो इसका सही उत्तर है फोटोस्फेयर, प्रकाश मंडल जिसको कहते हैं, फोटोस्फेयर। यह सूर्य का सर्वाधिक चमकीला भाग है। अगला प्रश्न है कि ओजोन परत सूर्य से की हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है, यानी सूर्य से आने वाली वो हानिकारक किरणें जिनको ओजोन परत जो है वो एब्जॉर्व कर लेती है और पृथ्वी तक नहीं आने देती। ये रेडिएशन अगर नीचे आ जाएगी तो हम लोगों में जैसे कैंसर की बीमारी है, इस तरह की चीज़ें, फसलों को नुकसान करेगी, मोन्यूमेंट्स को भी ये नुकसान करती है। तो जो लगभग 80 किलोमीटर, 50 से 80 किलोमीटर के आसपास वहाँ पर ओजोन जो गैस है O3 उसकी परत होती है, और ये इन किरणों से हमारी रक्षा करती है। अवरक्त, ब्राह्मणीय, या गामा, या प्राबेगनी? तो इसका सही उत्तर है प्राबेगनी किरणें, यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेड, जो सर्वाधिक हार्मफुल है, नुकसान कर सकती है, तो इनसे हमारी रक्षा करती है ओजोन परत। अगला प्रश्न है सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो देखो 5, 8, 7 या 6। पहले 9 ग्रह थे, प्लूटो को अब ग्रह की परिभाषा से बाहर कर दिया गया, तो अब 8 ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। और ये सूर्य से अगर इनकी दूरी के हिसाब से देखें तो सबसे पहले बुध के बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, और फिर बाहर के 4 प्लानेट है जिसमें शनि सबसे पहले, बृहस्पति के बाद शनि, फिर अरुण, और फिर वरुण। अगला प्रश्न है कि सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे नजदीकी तारा कौन सा है? वेगा, सीरियस, प्रोक्सिमा सेंचुरी, या अल्फा सेंचुरी? तो ये अभी मैंने आपको बताया कि प्रोक्सिमा सेंचुरी पृथ्वी के सबसे नजदीक स्थित तारा है सूर्य के बाद। सबसे पहले सूर्य के बाद अगला जो तारा है वो प्रोक्सिमा सेंचुरी कहलाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे दूर है? यानी दूरी के हिसाब से सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर कौन सा ग्रह है? शनि, बृहस्पति, अरुण, या वरुण? तो देखो सबसे नजदीक जो ग्रह है वो बुध है, और सबसे लास्ट में जो ग्रह है वो है वरुण, नेपच्यून। ठीक है, ये सबसे लास्ट में।
अगला प्रश्न है कि सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह, तो अभी मैंने आपको बताया कि बुध सबसे नजदीक ग्रह है, बुध के बाद में शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल। और अगला प्रश्न है कि इनमें से सूर्य की परिक्रमा में कौन सा ग्रह सर्वाधिक समय लेता है, यानी सबसे अधिक समय कौन सा ग्रह परिक्रमा करने में लेता है, बृहस्पति, यूरेनस, वरुण या प्लूटो। तो देखो जो सबसे दूर स्थित ग्रह है वो सबसे ज़्यादा समय लेता है, तो सबसे दूर स्थित ग्रह जो है वो है वरुण, नेपच्यून, और इसका आंसर हो जाएगा ये सी। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है। वैसे तो अधिकतम समय लेने वाला ग्रह जो है वो वरुण है, नेपच्यून है, लेकिन यहाँ पर नेपच्यून ऑप्शन में नहीं है, तो नेपच्यून के अलावा यहाँ पर जो ऑप्शन है उनमें कौन से है, तो जो इनमें सबसे दूर स्थित ग्रह है वही सही आंसर हो जाएगा। तो देखो सबसे पास में है ये वाले ग्रह, तो बुध के बाद में शुक्र है, शुक्र के बाद पृथ्वी है, और पृथ्वी के बाद मंगल है, और सब इसके बाद में बृहस्पति है। तो इस ऑप्शन ए यहाँ पर ठीक हो जाएगा, इन ये जो 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है, यानी सबसे फास्टेस्ट जो रिवॉल्व करता है, सबसे कम समय में सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा कर लेता है, वो ग्रह कौन सा है। तो जो सबसे पास में है वो सबसे पहले परिक्रमा करता है, तो सही उत्तर हो जाएगा बुध। और जो सबसे दूर है यानी नेपच्यून यानी वरुण, वो सबसे लेट यानी सबसे बाद में ज़्यादा टाइम लगता है उसको परिक्रमा करने में। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य का पृष्ठीय तापमान कितना है, यानी सूर्य के पृष्ठ का तापमान कितना है इनमें से। तो सही उत्तर यहाँ पर है 6000 डिग्री सेल्सियस, ये सही आंसर है कि पृष्ठीय तापमान सूर्य का 6000 डिग्री सेल्सियस है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के वायुमंडल में कौन से तत्वों की अधिकता है, कार्बन की, सल्फर की, हाइड्रोजन की या नाइट्रोजन की। तो देखो सूर्य के वातावरण में सबसे अधिक जो तत्व पाया जाता है वो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के नाभिक आपस में संयोग करके नाभिक के संलयन क्रिया के द्वारा हीलियम के नाभिक का निर्माण करते हैं। तो सबसे ज़्यादा 1 नंबर पर हाइड्रोजन है, 2 नंबर पर हीलियम है, और उसके बाद में कुछ अमोनिया और इस तरह की इनर्ट दूसरे तत्व है, मीथेन भी है। तो सबसे ज़्यादा ऑप्शन यहाँ पर हाइड्रोजन सही है, सी। अगला प्रश्न है कि सूर्य से बढ़ती ही दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है, बढ़ती हुई दूरी के आधार पर। तो बुध बढ़ती हुई दूरी मतलब आरोही क्रम में रखना, कम से अधिक की तरफ चलना हमको, कम दूरी से कम अधिक की तरफ। तो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, या बुध पृथ्वी मंगल शुक्र, या बुध मंगल पृथ्वी शुक्र, या बुध मंगल शुक्र या पृथ्वी। तो देखो इसका सही आंसर ये है ए। सबसे पहले बुध है, बुध के बाद में शुक्र है, शुक्र के बाद में पृथ्वी, और पृथ्वी के बाद में मंगल है। ये चारों जो प्लानेट है वो आंतरिक प्लानेट कहलाते हैं, आंतरिक ग्रह। इसके बाद में फिर बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। तो ये ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य से दूरी के क्रम में निम्न में से कौन से 2 ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच में है, यानी कौन से 2 ग्रह जो मंगल और यूरेनस के बीच में है। तो देखो मंगल यानी कि हमको पहले तो बुध है, और बुध के बाद में शुक्र है, शुक्र के बाद पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद मंगल है, ठीक है। अब मंगल के बाद में आउटर प्लैनेट शुरू हो जाएगा। सबसे पहला बृहस्पति है, और बृहस्पति के बाद में शनि है, और शनि के बाद में जो है वो अरुण है, उसके बाद में वरुण है, यानी अरुण को हम कहेंगे यूरेनस और वरुण को कहेंगे नेपच्यून। तो यूरेनस यानी मंगल और यूरेनस के बीच में कौन सा ग्रह है, बृहस्पति और शनि। तो बृहस्पति और शनि ऑप्शन ए में है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि धूमकेतु किसके गिर्द परिक्रमण करते हैं, यानी किसके चारों तरफ ये परिक्रमा करते हैं धूमकेतु जो होते हैं, जैसे हेली धूमकेतु, पुच्छल तारे जिनको कहते हैं कमेट्स। तो ये सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करता है, सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी, सूर्य। अगला प्रश्न देखते हैं कि सूर्य का ताप हम तक पहुंचता है, हम तक कैसे पहुंचता है, चालन के द्वारा, संवहन के द्वारा, विकिरण के द्वारा या परावर्तन के द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो विकिरण के द्वारा, क्योंकि देखो आउटर स्पेस में कोई माध्यम नहीं है, और बिना माध्यम के चालन के द्वारा और संवहन के द्वारा उसमें नहीं पहुंच सकती। तो विकिरण सही उत्तर है, जहाँ पर बिना माध्यम के भी प्रकाश गमन कर सकता है विकिरण के द्वारा। ठोसों में चालन के द्वारा प्रकाश या हीट का संचरण होता है उष्मा का, और संवहन के द्वारा द्रव और गैस में होता है, और विकिरण के द्वारा जो निर्वात में वहाँ से। तो इसका सही आंसर हो गया सी। अगला प्रश्न देखते हैं कि सूर्य की रोशनी धूप को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है, 10 मिनट, 3.3 सेकंड, 6.5 सेकंड, या 8 मिनट 16.6 सेकंड, या 9 मिनट 8.8 सेकंड। तो देखो इसका सही आंसर जो है वो है 8 मिनट 16.6 सेकंड, लगभग 8 मिनट और 17 सेकंड के आसपास का समय लगता है। तो
सूर्य से पृथ्वी तक लाइट इतने समय में, प्रकाश इतने समय में 8 मिनट और 17 सेकंड में पहुंच जाता है। अगला प्रश्न है कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत इनमें से क्या है। यानी सूर्य की जो ऊर्जा है, सूर्य के पास में जो ऊर्जा है, वही ऊर्जा सभी ग्रहों पर जाती है और पृथ्वी पर भी ऊर्जा का जो स्रोत है वो प्राकृतिक स्रोत यही है सूर्य। तो सूर्य के अंदर ऊर्जा किस प्रक्रिया के द्वारा बनती है? फोटो इलेक्ट्रिक उत्सर्जन के द्वारा, नाभिक के विखंडन के द्वारा, नाभिक के संलयन के द्वारा या तापायनी उत्सर्जन के द्वारा। तो सही उत्तर यहाँ पर है नाभिक के संलयन के द्वारा। तो नाभिक के संलयन वह प्रक्रिया होती है जिसमें छोटे नाभिक आपस में अभिक्रिया करके बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के नाभिक जो है वो आपस में अभिक्रिया करके हीलियम के नाभिक बनाते हैं। 1H1 और 1H2 जो है वो आपस में अभिक्रिया करके 2He4 हीलियम का नाभिक बनाते हैं और साथ में न्यूट्रॉन का उत्सर्जन भी होता है। हाइड्रोजन बम निर्माण की अभिक्रिया यही है नाभिकीय संलयन। परमाणु बम में नाभिक के विखंडन होती है। नाभिक के विखंडन में भारी नाभिक छोटे सरल नाभिकों में टूट जाते हैं। तो ये ऑप्शन सी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सूर्य में न्यूक्लियर ईंधन है, इनमें से कौन न्यूक्लियर ईंधन का काम करता है? हाइड्रोजन, हीलियम, यूरेनियम और अल्फा कण। तो देखो यूरेनियम और यहाँ वहाँ है नहीं, हाइड्रोजन और हीलियम है, क्योंकि संलयन होता है। संलयन में हाइड्रोजन जो है वो उसके नाभिक आपस में संलयित होकर मिलकर हीलियम के नाभिक बनाते हैं। तो न्यूक्लियर फ्यूल के रूप में काम कौन करेगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन सही है। अगला प्रश्न है कि सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना गुना है? सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना गुना है? तो सही ऑप्शन क्या है? देखो 100 गुना है, 124 गुना है कि 109 गुना है कि 115 गुना है? तो देखो इसका सही आंसर जो है वो है ये 109 गुना। ये व्यास के आधार पर बात कर रहे हैं हम कि पृथ्वी का व्यास से सूर्य का व्यास जो है वो 109 गुना अधिक है। तो इसका सही उत्तर हो गया सी। अगला प्रश्न देखते हैं कि जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है तो उसे क्या कहा जाता है? यानी जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमण करते करते उससे अधिकतम दूरी पर चलेगी तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? सूर्याक्ष, उपसौर, सायन यानी विषुव या नक्षत्र। सही आंसर क्या है इनमें से? तो देखो इसका सही आंसर जो है वो है डी, नक्षत्र। यानी जब सूर्य पृथ्वी से सबसे अधिक दूरी पर होता है तो उस स्थिति को नक्षत्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार होता है? यानी किसने कहा कि जितने भी जो नक्षत्र या जो पिंड है वो सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार एलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं? गैलीलियो ने, न्यूटन ने, कोपरनिकस ने या केपलर ने? तो इसका सही आंसर जो है वो है डी, केपलर। केपलर ने ग्रहों के नियम दिए, ग्रहों के गति के नियम। और ग्रहों के गति के नियम क्या है, केपलर के नियम क्या है, और इसके बारे में भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, वहाँ से आप इसके बारे में जान सकते हो कि कौन कौन से नियम है। 3 नियम जो इसने दिए थे उनके बारे में आप वहाँ से देख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 2018 में सूर्य के बाएं वायुमंडल के समन्वेषण के लिए नासा द्वारा प्रक्षेपित किए गए यान का क्या नाम है? इन 2018 में नासा, जो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, तो नासा के द्वारा वह कौन सा यान है जो प्रक्षेपित किया गया था सूर्य के वायुमंडल के अन्वेषण के लिए? तो इनमें से हॉपकिंस सोलर प्रोब है कि सेल्ड सोलर प्रोब है या डेल्टा सोलर प्रोब है या पार्कर सोलर प्रोब है? सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पार्कर सोलर प्रोब। 2018 में नासा के द्वारा सूर्य के बाएं वायुमंडल के अन्वेषण के लिए यान भेजा गया था। अगला क्वेश्चन है कि यदि कोई सितारा यानी तारा सूर्य से बड़ा है परंतु उससे 2 गुना बड़ा नहीं है, सूर्य से तो बड़ा है लेकिन उससे 2 गुना बड़ा नहीं है, तो वह एक परिवर्तित हो जाएगा पल्सर में, मैक्सिमा में, एवेंजर में या डिस्कवर में? किस में परिवर्तित हो जाएगा? तो इसका सही आंसर है पल्सर, ऑप्शन ए। देखो इसके बारे में ये जो लिमिट है इसको चंद्रशेखर लिमिट कहते हैं द्रव्यमान की, तारों की। इसके बारे में आगे क्वेश्चन है, मैं वहाँ पर आपको बताऊंगा, समझाऊंगा इसको। अगला प्रश्न है कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए क्या आवश्यक है? अगर हमें सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना है तो हमें क्या चाहिए? बेरिलियम चाहिए, सिलिकॉन चाहिए या टेंटलम चाहिए, अतिशुद्ध कार्बन चाहिए? तो इसका सही आंसर है सिलिकॉन। सिलिकॉन की सहायता से हम सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, जो सोलर प्लेट्स में काम आता है सिलिकॉन, और जर्मेनियम जो अर्धचालक है उनका काम लेते हैं, तो सिलिकॉन यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वैज्ञानिकों में से किसने ये सिद्ध किया कि सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना कम द्रव्यमान वाले तारे मृत होकर श्वेत वामन तारे बन जाते हैं? देखो यही क्वेश्चन इसकी मैं बात कर रहा था। तो ये हमारे भारतीय वैज्ञानिक जिन्होंने चंद्रशेखर लिमिट दी थी तारों के द्रव्यमान के लिए कि उस तारे का आगे चल के फ्यूचर क्या होगा, कि वो मृत होकर श्वेत वामन स्टार बनेगा, ड्वार्फ वाइट ड्वार्फ बनेगा,
या वो पल्सर बनेगा किस तरह से, तो अगर उसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना कम है, अगर 1.44 गुना कम है तो वो श्वेत वामन तारे में बदल जाएगा। और ये बात एस चंद्रशेखर ने कही थी, चंद्रशेखर लिमिट इन्होंने दी थी। अगला क्वेश्चन है कि सिनर्जी क्या है, सिजिगी यानी सिनर्जी क्या है, इनमें से कौन सी कंडीशन को हम सिनर्जी कहेंगे। ऑप्शन ए है सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की एक सीधी रेखा में स्थिति, या सूर्य चंद्रमा के बीच पृथ्वी की स्थिति, या पृथ्वी के एक ही ओर सूर्य और चंद्रमा की स्थिति, या सूर्य और पृथ्वी से चंद्रमा की समकोणीय स्थिति। किस स्थिति को सीजीगी यानी सिनर्जी कहेंगे ये, तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, यानी सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा इन तीनों की एक सीधी रेखा में स्थिति, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा इन तीनों की एक सीधी रेखा में स्थिति को हम सीजीगी या सिनर्जी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी सूर्य से ग्रह है, कौन सा ग्रह, पहला, तीसरा, पांचवा या सातवां। तो देखो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि पहला है कि तीसरा है कि पांचवा है कि सातवां। तो पहला ग्रह है बुध, और बुध के बाद में है शुक्र, और शुक्र के बाद में है पृथ्वी। ठीक है, तो तीसरा ग्रह हो गया, तो सही आंसर हो जाएगा बी, तीसरा ग्रह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसे ब्लू प्लैंकेट कहा जाता है, किसे ब्लू प्लैंकेट कहा जाता है। तो देखो ब्लू प्लैंकेट कहा जाता है शनि को, पृथ्वी को, बृहस्पति को या मंगल को। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा पृथ्वी। ये अंतरिक्ष में देखने पर नीले रंग का, नील ग्रह भी, नीला ग्रह भी कहते हैं इसको, नीला रंग का दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर लगभग 71% के आसपास, 71% के आसपास पानी है पृथ्वी की सतह पर, और ये प्रकाश के प्रकीर्णन से नीले रंग का सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन करता है, इसलिए नीला दिखाई देता है, तो इसको ब्लू प्लैंकेट भी कहा जाता है पृथ्वी को। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन पृथ्वी के आकार की तुलना में छोटे ग्रह है, पृथ्वी के आकार से छोटे कौन कौन सा। देखो पृथ्वी आकार के हिसाब से पांचवा बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, और आउटर प्लैनेट सबसे बड़ा है, तो बृहस्पति, बृहस्पति के बाद में शनि, शनि के बाद में अरुण, और अरुण के बाद में वरुण। अब इसके बाद आएगा पृथ्वी, पृथ्वी, और फिर पृथ्वी के बाद में है ये मंगल, शुक्र, और ये। तो पृथ्वी के आकार की तुलना में छोटे ग्रह कौन से, अरुण और मंगल, अरुण नहीं है, वरुण और शुक्र, वरुण नहीं है, शुक्र और मंगल, हाँ शुक्र भी छोटा है, मंगल भी छोटा है, वरुण और मंगल, वरुण छोटा नहीं है। तो सही उत्तर हो गया शुक्र और मंगल, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते, पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह है। देखो सबसे पहले पृथ्वी सूर्य से बुध है, बुध के बाद शुक्र है, शुक्र है, और शुक्र के बाद पृथ्वी है, और पृथ्वी के बाद मंगल है। ठीक है, तो पृथ्वी के एक तरफ शुक्र है और एक तरफ मंगल है। इनमें से शुक्र ज़्यादा पास में, तो सबसे नज़दीक पास में शुक्र है, शुक्र के बाद मंगल है। तो सही उत्तर हो जाएगा शुक्र और मंगल, शुक्र और मंगल, ये ऑप्शन डी ठीक है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक ग्रह अपने अक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं। जब ग्रह अपने अक्ष में, ये सूर्य है और मान लो एक ग्रह का कक्ष है, तो इसमें जब वो सूर्य से अधिकतम दूरी पर होता है तो उस कंडीशन को उपसौर कहते हैं कि अपसौर कहते हैं कि अपोजिट कहते हैं कि पेरिजी कहते हैं। तो इसका सही आंसर है बी, अपसौर। जब सबसे अधिक दूर है तो उसको अपसौर, और जब सबसे नजदीक पास में है तो उसको उपसौर कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर कब होती है, यानी पृथ्वी सूर्य से कब अधिकतम दूरी पर स्थित होती है। तो इसका सही आंसर है 30 जनवरी, 22 दिसंबर, या 22 सितंबर, या 4 जुलाई। तो देखो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा 4 जुलाई। 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर स्थित रहती है, 4 जुलाई को। अगला क्वेश्चन है कि एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं। अधिकतम दूरी को अपसौर कहा था, और न्यूनतम दूरी को यहाँ पर क्या कहेंगे, सही आंसर क्या है, उपसौर हो जाएगा। अपसौर और उपसौर ये दो कंडीशन कहलाती है। जब वो अधिकतम दूर है तो देखो अधिकतम यानी अधिकतम दूरी पर जब है तो अपसौर है, और न्यूनतम है तो उपसौर है। अगला क्वेश्चन है कि किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट स्थित होती है, यानी उपसौर वाली कंडीशन किस दिन होती है। 23 सितंबर को, 3 जनवरी को, 4 जुलाई को, या 21 मार्च को। तो देखो 4 जुलाई को अपसौर वाली कंडीशन होती है जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, और सबसे निकट यानी जब उपसौर वाली कंडीशन होती है तब पृथ्वी किस दिन होती है, ये कंडीशन किस दिन होती है। तो इसका सही आंसर है
21 मार्च 21 मार्च को सबसे निकट और 4 जुलाई को सबसे दूर। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस खगोलीय पिंड में हीलियम 4 प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हीलियम का द्रव्यमान 4 होता है, द्रव्यमान संख्या 4 है। तो किस खगोलीय पिंड में हीलियम जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है? पृथ्वी है कि चंद्रमा है कि शुक्र है कि शनि है। तो सही आंसर है पृथ्वी पर हीलियम 4 प्रचुर मात्रा में है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा तारा है। सूर्य, अल्फा सेंचुरी, ध्रुव या चित्रा। तो सबसे नजदीक जो तारा है वो सूर्य है, सूर्य के बाद में अल्फा सेंचुरी, तो सूर्य यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन सी खगोलीय पिंड की दूरी सबसे अधिक है। पृथ्वी से कौन से खगोलीय पिंड की दूरी सबसे अधिक है। तो देखो पृथ्वी के सबसे ज्यादा पास में तो खगोलीय पिंड सबसे पास में चंद्रमा है। चंद्रमा के बाद में अगर ग्रह पे जाए तो सबसे पहले शुक्र है, उसके बाद मंगल है, फिर बुध है, फिर बृहस्पति है, फिर जैसा उनका सीक्वेंस है सूर्य से जितनी दूर है उसी हिसाब से बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण, अरुण के बाद में वरुण। और यहाँ पर देखो प्लूटो भी दे रखा है, तो ये सबसे लास्ट वाला ग्रह था पहले 9वां, तो सबसे दूर भी यही है। पृथ्वी से सबसे दूर जो सूर्य से सबसे दूर था प्लूटो, तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा प्लूटो। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का व्यास कितना है। पृथ्वी का व्यास कितना है? 1,00,000 किलोमीटर, 8,000 किलोमीटर या 12,800 किलोमीटर या 12,742 किलोमीटर। तो देखो सही आंसर यहाँ पर है कि पृथ्वी का व्यास जो है वो 12,742 किलोमीटर है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है कि वह कौन है जिसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था। पृथ्वी की परिधि को मापने वाला पहला व्यक्ति या साइंटिस्ट कौन है। तो सही आंसर इनमें से क्या है? एरिक्थियस या इगियस या एरिस्टोस्थेनेस या स्पीडास। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, यानी इरेटोस्थेनिस। इसने पृथ्वी की परिधि को सबसे पहले मापा था। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की परिधि ध्रुवों पर लगभग कितनी होती है। ध्रुवों पर होती है 13,000 किलोमीटर, 20,000 किलोमीटर, 25,000 किलोमीटर या 40,008 किलोमीटर। पृथ्वी की ध्रुवीय क्षेत्रों पर या ध्रुवों पर जो परिधि है वो कितनी होती है। तो इसका सही आंसर है 40,008 किलोमीटर। पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि कितनी है। देखो ध्रुव परिधि की अभी हमने बात करी कि ध्रुव परिधि जो है वो 40,008 किलोमीटर है, और ये जो है भूमध्य रेखा वाली जो परिधि है वो कितनी है। तो ये है यहाँ पर सही आंसर है 40,000 किलोमीटर। ठीक है, थोड़ा सा फर्क है, 8 का फर्क है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सबूत बताते हैं कि पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व करीब से है। कितने वर्षों से पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व है। तो इसका आंसर है डी, 3.5 बिलियन वर्ष। 3.5 बिलियन वर्षों से पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व है, ऐसे सबूत हमारे पास में है, मिले हैं। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी तल की आयु लगभग कितनी पुरानी मानी जाती है। पृथ्वी तल की कितनी पुराना इसको माना जाता है। इसका सही आंसर क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या देखो, 4.6 बिलियन वर्ष या 300 बिलियन वर्ष या 150 बिलियन वर्ष या 100 बिलियन वर्ष। तो इसका सही आंसर है 4.6 बिलियन वर्ष। पृथ्वी के तल की आयु 4.6 बिलियन वर्ष मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी कितनी पुरानी है, इसका निर्धारण किस प्रकार किया जाता है। भूवैज्ञानिक समय ज्ञान के द्वारा या रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण द्वारा या गुरुत्वाकर्षण पद्धति के द्वारा या जीवाश्म पद्धति के द्वारा। यानी कैसे पता लगाएंगे कि पृथ्वी कितनी पुरानी है, उसकी आयु का कैसे निर्धारण करेंगे। तो सही उत्तर है रेडियोमेट्रिक काल के द्वारा। रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स जो है जैसे कार्बन 4 के सहायता से हम जीवाश्म की अवधि का पता लगाते, उम्र का पता लगाते कि कितना पुराना है। तो रेडियोएक्टिव काल निर्धारण पद्धति के द्वारा हम पृथ्वी की उम्र का पता लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न विद्वानों में से किसने सुझाव दिया कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल कणों से हुई है। यानी किसने ये कहा कि पृथ्वी की उत्पत्ति है जो गैस और धूल कणों से हुई है। एच ऑलवेन ने या जेम्स जीन्स ने या एफ हॉयल ने या ओ स्मिथ ने। तो सही आंसर यहाँ पर है ओ स्मिथ। ओ स्मिथ ने यह कहा कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल कणों से हुई है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार यानी मेंटल के नीचे क्रोड किस एक से बना हुआ है। देखो सबसे ऊपर जो है वो क्रस्ट है, और क्रस्ट के नीचे मेंटल, और मेंटल के नीचे कोड या क्रोड जिसको कहते हैं। तो वो किससे बना हुआ है, क्रोमियम
एल्यूमिनियम, लोहा या सिलिकॉन। तो सबसे ऊपरी ऊपर वाले जो है उसको कहते हैं हम सियाल, फिर सीमा, सेकंड पद तो जो सीमा, और थर्ड पद को हम कहते हैं नीफे। देखो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और मैग्नीशियम, नीफे यानी निकल और एफ यानी आयरन। तो यहाँ पर निकल का ऑप्शन है नहीं, आयरन सही है, सबसे ज़्यादा आयरन कोड में होता है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी द्वारा सौर ऊर्जा प्राप्त करने की विधि कौन सी है? चालन के द्वारा, विकिरण के द्वारा, समन के द्वारा या अपवर्तन के द्वारा? तो मैंने आपको बता चुका हूँ कि पृथ्वी पर जो है सूर्य की किरणें चालन विधि के द्वारा पहुंचती है, क्योंकि वहां पर आउटर स्पेस में, बाह्य अंतरिक्ष में कोई माध्यम नहीं है, इसलिए बिना माध्यम के प्रकाश जो है विकिरण के द्वारा पृथ्वी तक पहुंचता है। अगला क्वेश्चन है कि सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? सौर विकिरण का परास क्या है? 400 से 790 नैनोमीटर, या 100 से 400, या 740 से 10,000 नैनोमीटर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए, 400 से 780 नैनोमीटर। अगला क्वेश्चन है कि सौर विकिरणों का जो भाग बिना गर्मी दिए पृथ्वी से परावर्तित हो जाता है वो क्या कहलाता है? यानी सौर विकिरण का वह कौन सा भाग है जो बिना गर्मी दिए ही पृथ्वी से सीधा परावर्तित हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? धवलता, या शून्य, या अवशोषण, या एल्बिडो? तो यहाँ पर सही आंसर है एल्बिडो, यानी एल्बिडो सौर विकिरण का वह भाग है जो परावर्तित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से सूर्य और पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा के अवशोषण के लिए सबसे अधिक आवश्यक क्या है? यानी इनमें से क्या अधिक विकिरण का अवशोषण के लिए जरूरी है पृथ्वी पर? वो क्या होना चाहिए जिसकी वजह से पृथ्वी सूर्य की किरणों को ज्यादा अवशोषण कर सके? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, मोनोऑक्साइड, या नाइट्रोजन? तो यहाँ पर सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड विकिरणों के अवशोषण के लिए जिम्मेदार है, तभी तो कार्बन डाइऑक्साइड जो ग्रीन हाउस गैस कहलाती है ना, हरित ग्रह प्रभाव जिसकी वजह से होता है, जिसकी वजह से सूर्य जो से आने वाली किरणें जो नीचे ही रह जाती है, वो बाहर नहीं जा पाती, पृथ्वी से जो परावर्तित किरणें वो आउटर स्पेस में नहीं जा पाती, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस और इसकी परत जो है वो वायुमंडल में होती है और ये किरणों को नीचे ही सोख के रखती है। तो सही आंसर यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी का औसत तापमान क्या है? पृथ्वी का औसत तापमान 6 डिग्री सेल्सियस है, 16 डिग्री सेल्सियस है, 26 डिग्री सेल्सियस है, 36 डिग्री सेल्सियस है? तो देखो पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो 16 डिग्री सेल्सियस है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक स्थिर तारे के संदर्भ में पृथ्वी द्वारा अपनी कक्षा में दिए गए बिंदु पर लौटने के लिए लिया गया समय क्या है? क्या कहलाता है? चंद्र वर्ष, नक्षत्र वर्ष, सौर वर्ष, या उष्ण कटिबंधीय वर्ष क्या कहलाता है? यानी एक स्थिर तारे के संदर्भ में, मान लो कोई एक तारा है और स्थिर है, उसके संदर्भ में पृथ्वी द्वारा अपनी कक्षा में दिए गए बिंदु पर लौटने के लिए कितना समय लगेगी? तो वो कहलाता है नक्षत्र वर्ष। तारे नक्षत्र, तो नक्षत्र वर्ष। अगला क्वेश्चन है कि तुल्यकालिक उपग्रह पृथ्वी के गिर्द घूमता है पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, या उत्तर से दक्षिण, या दक्षिण से उत्तर? तो सही उत्तर यहाँ पर क्या है? तो सही उत्तर देखो यहाँ पर है पश्चिम से पूर्व की ओर। तुल्यकालिक उपग्रह जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिना रुकावट वैश्विक प्रसारण हेतु कम से कम कितने तुल्यकालिक उपग्रह चाहिए? 3, 4, 2 या 1? कितने उपग्रह चाहिए ताकि हम वैश्विक प्रसारण बिना रुकावट के कर सके? जैसे हम जो एक जगह से दूसरी जगह तक डेटा को भेजने के लिए जो चाहिए, तो कितने उपग्रह चाहिए? तो इसका सही आंसर है 3। कम से कम 3 उपग्रह तुल्यकालिक होने चाहिए ताकि जिनसे हम वैश्विक प्रसारण कर सके। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं, पृथ्वी के बारे में निम्न में से कौन सी बात गलत है? इनमें से कौन सी बात गलत है पृथ्वी के संदर्भ में? ये सबसे घना ग्रह है, ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है, ये सूर्य से तीसरा ग्रह है। तो देखो पहला स्टेटमेंट सही है कि ये सबसे घना है, डेंसर है, सबसे ज़्यादा अधिक घनत्व है। 5वां ग्रह है सबसे बड़ा, ये बात भी सही है, सबसे बड़ा बृहस्पति, उसके बाद शनि, फिर अरुण और वरुण, और 5वां पृथ्वी है। इसे लाल ग्रह कहा जाता है, ये बात गलत है। लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है, क्योंकि मंगल की जमीन में जो वहाँ की रेत है, मिट्टी है, वहाँ पर आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, इसलिए लाल रंग का वो दिखाई देता है। ये सूर्य से तीसरा नजदीक ग्रह, ये बात भी सही है, तो ऑप्शन सी ठीक है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी घंटे की अवधारणा कब और कहाँ से शुरू हुई? पृथ्वी आवर है ना, अर्थ आवर की ये पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक कदम है कि अर्थ आवर, यानी उस दिन हम इलेक्ट्रिसिटी कम से कम यूज़ करें। अर्थ आवर की शुरुआत कब से और कहाँ से शुरू हुई? तो इसका सही आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, सिडनी
2007 में ऑस्ट्रेलिया सिडनी से ये जो अर्थ समिट हुआ था वहाँ से ये स्टार्ट हुआ था कि हम प्रतिवर्ष जो है ना एक अर्थ आवर को मनाएंगे। यानी जिस दिन हमने, यानी वह दिन पर्टिकुलर कि उस वर्ष के लिए जितने रिसोर्सेज थे या जितनी ऊर्जा थी वो हमने उस दिन तक हमने खर्च कर लिए, उस दिन को हम अर्थ आवर के रूप में मनाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि सबसे लंबी घूर्ण अवधि वाला ग्रह कौन सा है? जिसकी सबसे लंबी घूर्ण अवधि है वह कौन सा है? बुध, शुक्र, बृहस्पति या पृथ्वी? तो देखो यहाँ पर सही आंसर है शुक्र। सबसे लंबी घूर्ण अवधि, घूर्ण अवधि, घूर्ण का मतलब अपने रोटेशन पे, सूर्य के चारों ओर परिक्रमण नहीं, यहाँ घूर्णन की बात हो रही है कि अपने ही अक्ष पर ज़्यादा टाइम जिसको लगता है रोटेशन के लिए, तो यो सही आंसर है यहाँ पर शुक्र। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? तो सबसे ऊपरी परत है कोरोना। ठीक है, तो ये एमसीक्यू क्वेश्चंस थे। अब हम बात करते हैं वन लाइनर क्वेश्चंस की। मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस है, तो इनके थ्रू भी ये टॉपिक हम क्लियर करते हुए चलते हैं। चलो देखते हैं, सौरमंडल की खोज किसने की थी? तो सौरमंडल की खोज जो है वो कोपरनिकस ने की थी। सूर्य सौरमंडल के केंद्र पर है और पृथ्वी उसके चारों ओर परिक्रमा करती है, ये बात सर्वप्रथम किसने कही थी? कोपरनिकस ने कही थी। इससे पहले ऐसा नहीं माना जाता था, तो कोपरनिकस ने ये बात कही थी। सौरमंडल का प्रधान कौन होता है? तो मुखिया सौरमंडल का सूर्य है। सौरमंडल की समस्त ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो सूर्य से समस्त ऊर्जा प्राप्त होती है। और सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो नाभिक संलयन की अभिक्रिया सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। सूर्य किन गैसों का गोला है? तो हाइड्रोजन और हीलियम मुख्य गैस हैं। हाइड्रोजन के नाभिक आपस में संयोग करके हीलियम के नाभिक बनाते। सूर्य के रासायनिक समीकरण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो लगभग 71%, 71% हाइड्रोजन है और लगभग 23-24% के आसपास हीलियम है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो लगभग 8.3 मिनट लगते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। सूर्य की बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो किरीट या कोरोना सूर्य की सबसे बाहरी परत है। अगला क्वेश्चन है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तो उसमें सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? किरीट या कोरोना दिखाई देता है। अगला प्रश्न है कि हमारा सौर मंडल किस आकाश गंगा में स्थित है और उसका नाम क्या है? जिस आकाश गंगा में स्थित है तो उसका नाम है मंदाकिनी। हमारी जो आकाश गंगा जिसमें हमारा सौर मंडल स्थित है, जैसा हमारा सौर मंडल ऐसे हजारों करोड़ों सौर मंडल इस आकाश गंगा में है, तो ये आकाश गंगा है मंदाकिनी या मिल्की वे, इसको क्या कहते हैं? दुग्ध मेखला भी कहा जाता है इसको। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंड को क्या कहते हैं? तो सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंड ग्रह कहलाते हैं और ग्रह की परिक्रमा करने वाले पिंड उपग्रह कहलाते हैं। ग्रहों की परिक्रमा करने वाले पिंड क्या कहलाते हैं? तो ये उपग्रह या सैटेलाइट कहते हैं। और ग्रह या प्लानिट जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो अभी 8 है, पहले 9 थी, प्लूटो अब नहीं है। यम प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त हुई थी? तो ये अधिवेशन हुआ था प्रेग में और वहां से 2006 में इसकी मान्यता को समाप्त कर दिया था, क्योंकि ग्रह की परिभाषा पर खरा नहीं उतरता था, क्योंकि ये किसी दूसरे पिंड की कक्षा को काटता था। अगला प्रश्न है कि सूर्य से दूरी के आधार पर ग्रहों का क्रम क्या है? तो दूरी के आधार पर मैंने आपको बता दिया, सबसे पहले बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये सीक्वेंस है। इसको आप एक सेंटेंस याद रख सकते हो, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व अस नट्स। माई से मरकरी हो जाएगा, माई वेरी से वीनस, माई वेरी एजुकेटेड से अर्थ, मदर से मंगल, और जस्ट से जुपिटर, और सर्व से सैटर्न शनि, फिर सर्व अस से यूरेनस और नट से नेपच्यून। ये पिछली वीडियो में मैंने बता रखा, आप वहाँ से ये ट्रिक देख सकते हो, हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने ट्रिक वहाँ बता रखी है। अगला क्वेश्चन है कि सौर मंडल के बाएं ग्रह या स्थलीय ग्रह या पार्थिव ग्रह कौन से है? तो आंतरिक ग्रह या स्थलीय ग्रह? आंतरिक ग्रह जो इंटरनल प्लानेट है, जो स्थलीय ग्रह है, जो पृथ्वी के सदृश है, इनको पार्थिव ग्रह कहा जाता है। तो ये है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये 4 आंतरिक है और 4 बाएं। जोवियन ग्रह कौन कौन से कहलाते हैं? जिनको बाएं ग्रह या जोवियन ग्रह या बृहस्पति ग्रह कहते हैं, क्योंकि वो बृहस्पति के सदृश है, तो ये बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। सूर्य का सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो बुध सबसे निकट है। और सबसे दूर कौन सा है? तो सबसे दूर है वरुण, नेपच्यून। सूर्य का कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में करता है? जो सबसे पास है बुध। और बुध सूर्य की एक परिक्रमा कितने समय में करता है? तो 88 दिन में पूरी कर लेता है। और सबसे लंबा, सबसे ज्यादा समय किसको लगता है? जो सबसे दूर है, यानी कि नेपच्यून।
यानी वरुण। अगला क्वेश्चन है कि वे कौन से ग्रह जिनका एक भी उपग्रह नहीं है। तो देखो दो शुरू के जो है जिनका एक भी उपग्रह नहीं है, पहला है बुध, कोई उपग्रह नहीं है। दूसरा है शुक्र, इसका कोई उपग्रह नहीं है। इसके बाद में तीसरा जो ग्रह है पृथ्वी, इसका एक उपग्रह चंद्रमा। इसके बाद में है मंगल, मंगल के दो उपग्रह फिबोस और डिमोस। उसके बाद में बृहस्पति, बृहस्पति के लगभग 17 उपग्रह। उसके बाद में शनि, इसके 22-23 उपग्रह। और फिर अरुण और वरुण, इनके ज़्यादा उपग्रह। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। तो पृथ्वी के जैसा, पृथ्वी का भाई, पृथ्वी की बहन, पृथ्वी का जुड़वा, ये सब शुक्र को कहा जाता है। ठीक है, शुक्र को। और सौंदर्य का देवता भी शुक्र ग्रह को कहा जाता है। किसको भोर का तारा और शाम का तारा यानी इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार कहा जाता है। तो ये भी शुक्र है, क्योंकि सुबह के समय ये पूर्व में दिखाई देता है और शाम के समय पश्चिम आकाश में दिखाई देता है, इसलिए इसको भोर का तारा या सुबह का तारा और शाम का तारा भी कहते हैं। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह, देखो सबसे गर्म ग्रह जो है वो भी शुक्र ही है। ठीक है, बुध सबसे नजदीक है, लेकिन सबसे गर्म ग्रह कौन है, शुक्र है। सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है। तो सबसे ज्यादा जो सबसे ज्यादा गर्म है वही सबसे ज्यादा अधिक चमकदार है, यानी शुक्र ग्रह। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है। तो पृथ्वी के दो पड़ोसी ग्रह, एक तरफ शुक्र है, दूसरी तरफ मंगल है। इनमें से सबसे नजदीक या पड़ोसी सबसे ज्यादा पास में शुक्र है, उसके बाद मंगल है। कौन सा ग्रह बनावट और आकार में पृथ्वी के समान है, यानी पृथ्वी जैसा ही है। तो पृथ्वी का भाई, पृथ्वी का जुड़ना, यानी शुक्र। पृथ्वी सूर्य से तीसरा ग्रह है, ये किन ग्रहों के बीच में है। तो एक तरफ शुक्र और दूसरी तरफ मंगल है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के बाद में सूर्य के सबसे नजदीक तारा कौन सा है। सूर्य के बाद में पृथ्वी के नजदीक, यानी सबसे नजदीक तो पृथ्वी से सबसे नजदीक तारा तो सूर्य है, और सूर्य के बाद में अगला जो तारा है वो प्रोक्सिमा सेंचुरी है, 4.2 प्रकाश वर्ष दूर है। अगला क्वेश्चन है कि नीला ग्रह, ब्लू प्लैनेट किसे कहा जाता है। तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। पृथ्वी को नीला इसलिए कहा जाता है क्योंकि 71% क्षेत्र में जल है, और जल आकाश से प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है, इसलिए। पृथ्वी पर दिन और रात बनने का क्या कारण है। तो दिन और रात बनने का कारण है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, यानी घूर्णन गति, रोटेशन, अपनी अक्ष पर घूमना 24 घंटे में। और दूसरी है पृथ्वी ऋतु परिवर्तन जो होता है, समर और विंटर, और ये ऋतुओं का बदलना, ये पृथ्वी की परिक्रमा की वजह से, परिक्रमण गति जो 365 दिन में पूरी करती है सूर्य के चारों तरफ, उसकी वजह से है। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है। तो देखो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, जिधर से सूर्यास्त होता हुआ हमको दिखाई देता है, सूर्योदय होता हुआ दिखाई देता है, जहां सूर्यास्त होता है यानी पूर्व से पश्चिम, तो इसका उल्टा मान के चलो हमेशा। ठीक है, ये सूरज जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं जा रहा है, पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी जा रही है, इसलिए सूर्योदय और सूर्यास्त होता हुआ हमको दिखाई देता है। तो जितने भी ग्रह है वो सब जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर ही चलते हैं, दक्षिणावर्त चलते हैं। केवल दो ग्रह ऐसे हैं जो पूर्व से पश्चिम यानी इनके उल्टे जाते हैं, और वो दो ग्रह एक तो शुक्र है और एक है अरुण। अरुण और शुक्र दो ग्रह जो यानी पूर्व से पश्चिम चलते हैं, बाकी सारे के सारे पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करते हैं सूर्य के चारों तरफ। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है। तो देखो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूर्ण करने में लगे समय को क्या कहते हैं। तो उसको सौर वर्ष कहते हैं। और अगला है कि प्रत्येक सौर वर्ष या कैलेंडर वर्ष में कितना समय बढ़ जाता है। तो 6 घंटे हर वर्ष बढ़ जाते हैं, इसीलिए तो हर चौथा साल जो है वो लीप ईयर्स होता है, जिसमें 366 दिन होते हैं। फरवरी में 29 दिन, एक दिन बढ़ा देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। तो चंद्रमा, चंदा मामा। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में करता है। तो लगभग 27 दिन और 8 घंटे में ये परिक्रमा पूर्ण करता है, इसको चंद्रमास कहते हैं। किस उपग्रह को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। तो चंद्रमा को जीवाश्म उपग्रह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन से खगोलीय पिंड को रात की रानी कहा जाता है। तो चंद्रमा को रात की रानी कहते हैं। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है। तो चंद्रमा को कहते हैं। चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का 1/6 है, 1/6 है, कम है 1/6। और चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाले विज्ञान को सेलेनोलगून कहते हैं, सेलेनोलगून। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर पहली बार अंतरिक्ष यात्री किस यान से गए थे, यानी कौन से यान से चंद्रमा की सतह पर गए थे। तो यान का नाम है अपोलो 11। ठीक है, ये यान है जिससे वो वहां तक गए थे। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो लेबनिट्ज पर्वत ये सबसे ऊंचा चंद्रमा का पर्वत है। अगला क्वेश्चन है कि किस दिन पृथ्वी
सूर्य के सबसे निकट होती है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि जनवरी, 3 जनवरी ऑफशोर, जिस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। और जिस दिन पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूर होती है वो 4 जुलाई अपशोर है। अधिकतम अपशोर अधिकतम अपशोर 4 जुलाई, और 3 जनवरी सबसे नज़दीक वाली कंडीशन होती है जिसको उपसौर कहते हैं। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। सूर्य ग्रहण तब होता है कि ये सूर्य है और इसके चारों ओर ये पृथ्वी चक्कर लगा रही है, पृथ्वी लगा रही है। अब पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा भी चक्कर लगा रहा है। अब चंद्रमा यहाँ आ गया, यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ गया? चंद्रमा आ गया। तो अब सूर्य नहीं दिखाई दे रहा है, तो सूर्य ग्रहण हो गया। और चंद्र ग्रहण कब होता है? तो चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। यानी ये सूर्य है और इसके चारों ओर ये पृथ्वी है, और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा है। चंद्रमा यहाँ पर है और पृथ्वी मान लो यहाँ पर है, इस जगह। तो चंद्रमा और सूर्य के बीच में कौन आ गई? पृथ्वी। तो अब कौन दिखाई दे रहा है? चंद्रमा नहीं दिखा रहा है, तो इसको हम कहेंगे चंद्र ग्रहण। तो चंद्र ग्रहण जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, और ये पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण होता है और अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण होता है। किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? तो ये मैंने आपको बता दिया पहले ही, क्योंकि यहाँ पर आयरन ऑक्साइड बहुत ज़्यादा है इसकी मिट्टी में, है लो ऑक्साइड की प्रधानता, इसलिए इसको मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। मंगल के 2 उपग्रह, एक तो फोबोस और एक डिबोस। जो डिबोस है वो पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डिबोस। अगला क्वेश्चन है कि सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कहाँ पर है? तो मंगल ग्रह पर सबसे ऊंचा पर्वत है। और निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत, ओलंपस मॉन्स किस ग्रह पर है? तो मंगल ग्रह पर यह सबसे ऊंचा पर्वत है, निक्स ओलंपिया इसका नाम है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति सबसे बड़ा है और सबसे छोटा बुध है। अगला क्वेश्चन है कि मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? क्षुद्र ग्रह। देखो इसको एस्टेरॉयड बेल्ट कहते हैं, है ना। कुछ अंतरिक्ष कण है या टुकड़े हैं, कुछ अवशेष है, मलबा जिसको कह सकते हैं। तो ये इन दोनों के बीच में है, मंगल और बृहस्पति के बीच में। और तो इसलिए मंगल और बृहस्पति के बीच में, यानी मंगल सबसे अंदर वाले जो ग्रह उनका लास्ट है, और बाहर वाले ग्रह में पहला है बृहस्पति। तो मंगल और बृहस्पति के बीच में यहाँ पर जो है वो एस्टेरॉयड बेल्ट पाया जाता है। तो एस्टेरॉयड बेल्ट या क्षुद्र ग्रह कहाँ पर पाए जाएंगे? मंगल और बृहस्पति के बीच में। बृहस्पति ग्रह की खोज किसने की थी? तो गैलीलियो ने बृहस्पति की खोज की थी। बृहस्पति ग्रह को सूर्य की परिक्रमा पूरा करने में कितना समय लगता है? लगभग 12 वर्ष लगता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो ये गैनीमीड है, और ये बृहस्पति का ही उपग्रह। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो ये डिमोस है, मंगल का है। किस ग्रह के चारों ओर वलय यानी रिंग्स पाए जाते हैं? तो शनि, अरुण और वरुण, तीन सबके वलय पाए जाते हैं। सबसे स्पष्ट जो वलय वो शनि के चारों तरफ पाए जाते हैं, 10 वलय होती। तो सही उत्तर यहाँ पर शनि है। अरुण के 9 है और वरुण के 5 है। शनि ग्रह की वलय की किसने खोज की थी? तो गैलीलियो ने की थी। और शनि ग्रह का एक उपग्रह जिसका नाम टाइटन है, शनि का ये उपग्रह, और एक टाइटन भी है जो वरुण का है। अरुण यानी यूरेनस, इस ग्रह की खोज किसने की थी? तो ये है सही आंसर, विलियम हर्शेल ने वरुण की खोज की थी। और किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं? तो अरुण को, यूरेनस को लेटा हुआ कहते हैं, क्योंकि ये अपनी कक्षा में लंबवत 90 डिग्री के कोण पर जो है रोटेट करता है, लेटता हुआ पहिए के जैसा सूर्य की परिक्रमा करता है। तो उसको लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं, किसको? अरुण, यूरेनस को। सूर्य से सबसे अधिक दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो ये वरुण, नेपच्यून है। और कौन सा ग्रह हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है? तो वरुण यानी नेपच्यून जो है वो हरे रंग का, और शनि जो है वो पीले रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित करने वाला ग्रह कौन है? वरुण यानी नेपच्यून है। ग्रहों की गति संबंधी नियम किसने दिए थे? तो केपलर ने दिए थे। 3 नियम है, इसकी मैं चर्चा कर चुका हूँ, और वीडियो जो है मेरा उसमें ये आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप देख सकते हो। बिग बैंग सिद्धांत किससे है? तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत है, महाविस्फोट का सिद्धांत। बिग बैंग यानी बहुत बड़ा सा एक गोला था जिसमें बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, महाविस्फोट हुआ, उसकी वजह से ये सारे जो है ग्रह उपग्रह ये सब बने। बिग बैंग सिद्धांत का जनक या किसने दिया था? तो ये है लेमित्रे ने दिया था, जॉर्ज लेमित्रे। बिग बैंग जॉर्ज लेमित्रे ने दिया था। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा क्या कहलाता है? तो ये अभिनव तारा कहलाता है, विस्फोटित तारा। सौरमंडल का सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो सीरियस, ये जो सौरमंडल का सबसे अधिक चमकने वाला तारा है। हेली नाम का जो धूमकेतु पुच्छल तारा है उसका आवर्ती काल कितना है, कितने समय बाद दिखाई देता है? तो ये लगभग
76 वर्ष बाद 76 ईयर्स में दिखाई देता है। ये 1986 में दिखाई दिया था, अब 2062 में वापस दिखाई देगा। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है, कॉन्स्टेलेशंस, यानी तारों का एक ऐसा समूह जो पहचान योग्य आकृति बनाता है उसको तारामंडल कहते हैं। बहुत सारे तारामंडल होते हैं, जैसे अर्सा मेजर, अर्सा माइनर, सप्तऋषि जिसको कहते हैं, और एक ओरियन है ना, हाइड्रा, इस तरह से। तो 89 ऐसे तारामंडल की अभी तक पहचान की जा चुकी है। सबसे बड़ा तारामंडल जो है वो हाइड्रा तारामंडल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस देश में अर्धरात्रि का सूर्य दिखाई देता है। तो ये नॉर्वे, जो यूरोप महाद्वीप का देश है, तो यहाँ अर्धरात्रि का सूर्य दिखाई देता है। ग्लोब, पृथ्वी का नमूना का आविष्कार कौन है। तो मार्टिन बेहेम ये ग्लोब का आविष्कारक है। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश किस रंग का दिखाई देता है। तो काला दिखाई देता है। नीला केवल पृथ्वी से दिखाई देता है। पृथ्वी के ऊपर जो वायुमंडल है उस वायुमंडल से प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से दिखाई देता है। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति यूरी गार्गिन है। और अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला वैलेंटीना तेरेस्कोवा है। तो यूरी गागरिन पहला पुरुष और पहली महिला है वैलेंटीना तेरेस्कोवा। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय पुरुष राकेश शर्मा है। और अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कल्पना चावला है, हरियाणा से, करनाल से, जो वापस लौटते समय जिनका एक्सीडेंट हो गया था। इसरो भारत की जो अंतरिक्ष एजेंसी है, तो इसका नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका गठन कब हुआ था। तो 1969 में, याद रखना 1969 में, और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। तारों के मध्य की दूरी ज्ञात करने की इकाई प्रकाश वर्ष है। और ये प्रकाश वर्ष वाला अच्छा क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो दूरी की इकाई है, प्रकाश की नहीं है, ध्यान रखना। तारों का रंग किसका सूचक होता है। तो उनके तापमान का होता है। तापमान पर निर्भर करता है कि तारे का रंग क्या होगा। तारों के टिमटिमाने का जो कारण है ना, वो कारण प्रकाश का अपवर्तन है। एक्चुअल में वो टिमटिमाते नहीं है, ट्विंकल नहीं करते। वो केवल जो एटमॉस्फेयर में जो वायु की जो विन पड़ते हैं, वहाँ से जब प्रकाश आता है, तारे से आने वाला प्रकाश, तो वहाँ से वो अपवर्तित हो जाता है। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। और आकाश का नीला रंग क्यों दिखाई देता है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अदरवाइज आकाश जो है वो काले रंग का होता है आउटर स्पेस से। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो सोलर सिस्टम पर, जिसमें मैंने आपको सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारे, कमेट्स, एस्टेरॉइड्स, बेल्ट्स, इन सभी टॉपिक्स को मैंने क्लियर कर लिया। तो ऐसा कोई टॉपिक मैंने छोड़ा नहीं है जिस पर एमसीक्यू क्वेश्चंस मैंने और वन लाइन क्वेश्चंस आपको दिए नहीं है। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है जो विभिन्न एग्जाम्स में आए हुए और आगे भी जिनके एग्जाम्स में आने के सबसे ज़्यादा चांसेस है। तो आपने यहाँ तक अगर वीडियो देखा है तो सब्सक्राइब जरूर करना है, लाइक करना है अगर आपको वीडियो पसंद आया तो। अगर आपको पसंद नहीं आया तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना है। और इसी तरह का कंटेंट मैं आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड करता रहूँगा। तो बने रहिए इसी चैनल पर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।